Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Hanaka 9. Dear all, legislative framework. जी हाँ, one of the most important topic under GMRC. जी हाँ, गवर्नेंस के अंदर अगर हम बात करें चैप्टर जी पार्ट 1 के अंदर हम बात करें तो ऑफ कोर्स चैप्टर 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कहें ना एग्जामिनर्स का फेवरेट चैप्टर है तो यहाँ से ना ऑन एन एवरेज 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म है। 3 पार्ट हम लोग इसके कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया था कि आरबीआई ने क्या मास्टर डायरेक्शंस इशू किए हैं पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए। मैंने पहले ही बता दिया था वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हमने उसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी किया है। एंड द गुड थिंग इज दैट उस पर कोई क्वेरी नहीं किसी ने रखा है। फिर भी बाद में लगता है कि अचानक से क्वेरी आ गया, पूछ सकते हो, नॉट टू वरी अबाउट इट। ऑलराइट, अच्छा इसके अलावा अब जो हम बात करने वाले हैं ना उसको ध्यान सुनना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना एग्जामिनर कहीं ना कहीं ये चेक करता है कि आपसे या तो वो मास्टर डायरेक्शंस या गाइडलाइंस, जी हाँ आरबीआई ने क्या गाइडलाइंस इशू करी है एनबीएफसीज के लिए। सारी एनबीएफसीज के लिए क्या? जी नहीं, सारी एनबीएफसीज के लिए नहीं है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, हम बोलते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, बोलो ना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। वन मोर टाइम, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी दो तरीके का होता है। फिर सुनना, दो तरीके का होता है, एक डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग। आई होप ये क्लियर होगा डिपॉजिट टेकिंग किसे कह रहा हूं एंड नॉन डिपॉजिट किसे कह रहा हूं। सिंपल से बात, जो पब्लिक से इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स पैसा एक्सेप्ट कर सकती है। कैसे डिपॉजिट्स? मान लीजिएगा अगर आप करना चाहते हैं, जैसे जो यूजुअली कंपनी करती है, पब्लिक कंपनी करती है, प्राइवेट कंपनी करती है, ऐसे ही एनबीएफसीज भी अगर करती हैं तो इसमें भी दो कैटेगरी है। कौन सी? एक डिपॉजिट टेकिंग, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ऑलराइट सर, ध्यान से सुनते जाना मेरे बच्चों, हमें समझना भी है, याद भी करना है। और एक ही बात है, देखिएगा सेशन को इतना ध्यान से सुनिएगा कि बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आई ट्राई माय बेस्ट कितनी बार समझाने की कोशिश करूंगा अच्छे से ताकि आपको याद हो जाए देखते रहते। ऑलराइट, तो मैं कहीं ना कहीं कह दूं 4-5 नंबर इससे टॉपिक से आ सकते हैं आपके पॉकेट में, तो इसे छोड़ना नहीं है, समझना जान से। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे हैं क्या कि सर आरबीआई क्या कह रहा है? आरबीआई ने बात करी है किस चीज की मेरे बच्चों? आरबीआई कह रहा है कि सुनो भाई, आरबीआई कह रहा है कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हम तुमको क्या बोल रहे हैं कि तुमको ना कुछ गाइडलाइंस हैं। जी हाँ, गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी। कौन सी? दो एनबीएफसी होती हैं, फटाफट से याद करो साथ में, दो हो सकती हैं। एक हो सकती है डिपॉजिट टेकिंग, बोलो डिपॉजिट टेकिंग, दूसरी होगी नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ऑलराइट, इंश्योर कर रहा हूं लेक्चर ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा एंड तक। वापस एक बारी सिर्फ 5 मिनट में पूरा का पूरा टॉपिक याद रहेगा रिवाइज करते वक्त। सो दो तरीके होगी, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। ऑलराइट सर, इसके अलावा और कैटेगरी सुनो, आपको पता होगा कैटेगरी होती है एनबीएफसी की, कैटेगरी होती है। जैसे एक एनबीएफसी ऐसी होती है जो फैक्टर का काम करती है। मेरे बच्चों को फैक्टर पता होगा, मैंने पहले अच्छे से बता रखा है फैक्टर, ठीक है। एक एनबीएफसी ऐसी होती है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को स्पॉन्सर करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड समझ में आ रहा है ना? जो बॉन्ड इशू करेगी, इन्वेस्टर लोग उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। कौन होता है? यूजुअली पेंशन फंड है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड में पैसा लगाती हैं। तो ऐसी एनबीएफसी जिसने क्या स्पॉन्सर है, एक एनबीएफसी जो स्पॉन्सर है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड की। ऑलराइट, ध्यान सुनते जाना। ऑलराइट सर, इसके अलावा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, नाम याद रखते जाओ, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ऑलराइट सर, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। ऑलराइट सर, कह रहा है अगर ध्यान से सुनना तभी मजे से आएगा बात, क्योंकि ये जो गाइडेंस है ना आरबीआई की वो एप्लीकेबल कहाँ होने वाली है ये तो पता हो जाए सर। एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा तो पहले आपको ये तो समझ जाए कि एनबीएफसीज पे ये एक्चुअली गाइडलाइंस एप्लीकेबल है भी नहीं है। तो कौन सी एनबीएफसीज? कहता है पहली बात तो कैटेगरी बनाई किनकी? जो डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट एनबीएफसीज हैं, डिपॉजिट्स एंड नॉन डिपॉजिट्स टेकिंग एनबीएफसीज हैं, डिपॉजिट्स एंड नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज हैं। बोला इन पे मास्टर गाइडेंस जो है आरबीआई की अप्लाई होंगी। इसके अलावा कोई एनबीएफसी जो फैक्टर वाली है या फिर कोई स्पॉन्सर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड को, या कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, आपको पता होगा माइक्रो बिजनेस को जो फंड पैसा देगी, ठीक है, एंड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जो स्पेसिफिकली किसको पैसा कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए। जैसे कंपनी को मान लीजिएगा अपना एक प्लांट बनाना है, मशीन्स खरीदनी है, इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, तो ऐसे केसेस में क्या देगी वो? इंफ्रा के लिए पैसा। अब ये इस कैटेगरी की अगर इनका एसेट साइज
इनका एसेट साइज याद रखना, एसेट साइज 500 करोड़ और मोर, अगर 500 और मोर से ज्यादा है ना तो इन दैट केस इन पर क्या होगा, आरबीआई की गाइडेंस अप्लाई होंगे। और क्या गाइडेंस है, जैसे यूजुअली हम बताते हैं, जैसे ऑडिट कमेटी बनाना मैंडेटरी है, नॉमिनेशन वेमिनेशन कमेटी बनाना मैंडेटरी है, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना मैंडेटरी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि ऑडिट कमेटी एज पर सेक्शन 177 और 178 कंपनीज एक्ट का अकॉर्डिंग जो बताया गया है क्राइटेरिया उसी के अकॉर्डिंग होगा। हाँ, एक बात याद रखिएगा, मतलब ऑडिट कमेटी बना दिया, आपको बनाना 177 की तरह ही है, या नॉमिनेशन कमेटी बनाना है 178 की तरह ही, लेकिन आरबीआई ना पावर रिजर्व रखता है अपने पास। आरबीआई चाहे ना तो इसके अंदर और भी एडिशनल गाइडेंस दे सकता है। ठीक है सर, तो सर इतना ही करना है? नहीं नहीं, अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ सीखना है। ऑलराइट, तो अगर हम ध्यान से देखें, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है आरबीआई की गाइडेंस के लिए पूछे कि एनबीएफसी के लिए क्या है, और क्वेश्चन थोड़ा केस फॉर्म में भी आ सकता है, आपको सिचुएशन दे सकता है। तो हमको ये याद रखना होगा कि एनबीएफसी कौन सी एनबीएफसी, जो एनबीएफसी फैक्टर है या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, इन सबको सारी कैटेगरी को मिला के नॉन डिपॉजिट्स, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, या फैक्टर हो, आईडीएफ हो, एमएफआई हो, या इंफ्रा हो, फाइनेंस कंपनी, इन सबको मिला के एक नाम दे देंगे यहाँ पर, एप्लीकेबल एनबीएफसी, एप्लीकेबल एनबीएफसी। अब ये एप्लीकेबल एनबीएफसी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही वर्ड बार बार यूज होगा, तो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। ठीक है, इतना बात समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोले क्या, इनका एसेट साइज, चाहे वो फैक्टर एनबीएफसी हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड हो, जिसको एनबीएफसी ने स्पॉन्सर किया है, जानते होंगे अच्छे से स्पॉन्सर का मीनिंग। इसके अलावा अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या वो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, एसेट साइज अगर इन चारों कैटेगरी का, अलग अलग कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये अलग एनबीएफसी है, आईडीएफ अलग एनबीएफसी है, एमएफआई अलग है, क्योंकि सब बिजनेस एक्टिविटीज अलग अलग हैं। ठीक है, तो इनकी अगर किसी की, ऑफ कोर्स चाहे वो फैक्टर की हो, आईडीएफ की हो, एमएफआई किसी भी एनबीएफसी की, अगर एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो ये अप्लाई होगा। अच्छा, अब यहीं पे समझते हैं सर, इन पे क्या, इनके बारे में क्या हिसाब किताब बता रखा है आपने, सही, डिपॉजिट और नॉन डिपॉजिट। अगर इनको बोलते हैं बेटा, ध्यान समझना, सिस्टमैटिकली, याद सुना होगा आपने, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी वो होती हैं जिनका एसेट साइज अगेन कितना, 500 करोड़ और मोर होता है, 500 करोड़ और मोर होता है। तो चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग हो या वो नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, सुनना, चाहे वो डिपॉजिट टेकिंग हो या नॉन डिपॉजिट टेकिंग हो, कौन, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, जो कि कौन होती है, जिनका एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा होता है, उस पर भी ये अप्लाई होगा। मतलब अगर वो कोई भी एनबीएफसी जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती है, याद रखिएगा, उसके लिए गाइडेंस अप्लीकेबल नहीं है, मतलब उस पर अप्लाई नहीं हो रही है। बट अगेन मैं बता दूं, आरबीआई को स्पेसिफिकली पावर दिया गया है, वो चाहे तो भले ही इस कैटेगरी में वो फॉल नहीं होती है, लेकिन आरबीआई ना बाय नोटिफिकेशन और गाइडेंस उन एनबीएफसी पे भी इन गाइडेंस को अप्लाई कर सकता है। ऑलराइट सर, सर हो गया टॉपिक? नहीं, अभी कहाँ हो गया यार, अभी तो तुमको सिर्फ इंट्रोड्यूस किए हैं। ये बात पकड़ में आया होगा ना, देखो कितना सारा पढ़ लिया हम लोग, कितना सारा पढ़ लिए हैं, ये देखिएगा। ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट विद, हियर कम्स आवर टॉपिक, गाइडलाइंस। अब ये एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं और बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, कहता गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉर एनबीएफसी, alright, let's and asked. In order to enable NBFC to adopt the best practices, greater transparency in their operations of RBI, master directions जो कि बता रखा है, देखो सीधा आते हैं। These guidelines are applicable for NBFC systematically important non-deposit taking and deposit taking। तो पहले से क्या दिया हमने, सीख लिया यहाँ पर, डिपॉजिट टेकिंग, नॉन डिपॉजिट टेकिंग, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी, उस पर अप्लाई होगा। इसके अलावा दो कैटेगरी यहाँ पे बनाई दी इसने हमने, ऑलरेडी सर। थर्ड आती है, देखिए फैक्टर, अगर फैक्टर है उसका साइज 500 करोड़ से ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, जिसका अगेन हम देखेंगे कौन सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के अंदर है, या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जिसका साइज 500 करोड़ है, या इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है जिसका 500 करोड़ है। इन सबको मिलाकर हम एक नाम देते हैं यहाँ पर, क्या, इन सब कैटेगरी को एप्लीकेबल एनबीएफसी, एप्लीकेबल एनबीएफसी। याद हो जाएगा, फैक्टर है 500 करोड़ और मोर, सर मेरी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड स्पॉन्सर कर रही है, ऑलराइट, आप पर अप्लाई होगा। क्या कर रही है स्पॉन्सर? इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, ऑलराइट एनबीएफसी, ऑलराइट सर। इसके अलावा अगर ना अगर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है एनबीएफसी, तो बेटा आप पे भी अप्लाई होगा, लेकिन देखेंगे हम तुम्हारा एसेट साइज 500 करोड़ से ज्यादा का है तो।
सर हमारी ना एनबीएफसी क्या है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा देते हैं। एसेट साइज चेक कीजिएगा इसका 500 करोड़ और उससे ज्यादा का है, अप्लाई होगा। ऑलराइट सर, ये तो हमको समझ में आ गया एप्लीकेबिलिटी, ठीक है। अब देखते जाओ इसको क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एप्लीकेबल एनबीएफसी, क्योंकि बार बार वर्ड यूज होगा इसलिए समझा रहे हैं अभी सही, ठीक है। अब इसी ने क्या करा आगे, चैप्टर 11 कैप्शन मास्टर डायरेक्शंस डील विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोवाइड्स अंडर। अब ये आपसे पूछ सकता है कि क्या गाइडेंस है अंडर चैप्टर 11 जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए है, एनबीएफसी के लिए। कहता है ऑडिट कमेटी बनेगी, तो ऑल एप्लीकेबल एनबीएफसी जो हमने ऊपर कैटेगरी समझ ली है, क्या बनाना है, ऑडिट कमेटी बनाएगा, नॉट लेस देन 3 ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है, ऑडिट कमेटी वापस नहीं बताने वाला हूँ, बहुत बार डिटेल किया हुआ है, इवन बोर्ड कमेटी के चैप्टर में अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, आई होप याद होगा आप लोगों को। तो कह रहा है सेम याद अप्लाई होगा। अब देखो यहाँ एक बात समझना बस, ऑडिट कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आर रिक्वायर्ड टू सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट। बात समझ आ रहा है, सेम यहाँ पर कहता है वही सेम पावर एंड ड्यूटीज होगी ऑडिट कमेटी को, सेक्शन 177 में पढ़ी है, वही यहाँ पर बोलता है। ध्यान सुनने वाली बात को, ऑडिट कमेटी मस्ट इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट मेरे बच्चों को पता होगी शायद, ऑफ द इंटरनल सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इज कंडक्टेड एटलीस्ट, इसको हाईलाइट कीजिएगा अपने मॉड्यूल में, at least once in a 2 year to assess the operational risk faced by the NBFCs। लेकिन कौन सी कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। उम्मीद है मुझे कुछ बच्चों को अच्छे से ही पता होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। अब जब कह रहे हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, क्या इंटरनल सिस्टम एंड प्रोसेसेस के लिए इन एनालिसिस को करनी पड़ेगी। कितना कह रहा है, once at least once in a 2 years, मतलब हमको डाउट है ना हमारा कहीं इंटरनली कहीं एम्प्लॉय लोग गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, तो बोला ठीक है साल में आप कितनी बार, बोला 2 साल में एक बार, at least once in a 2 year। ऑलराइट सर, सेम प्रोविजन यहाँ अप्लाई हो रहा है, देखो किसका, नॉमिनेशन कमेटी का 178 के अकॉर्डिंग ही बनाया जाएगा। अब यहाँ समझना इसको, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी to manage the integrated risk, all applicable entities shall form the risk management committee besides the assets liability management committee। मतलब अगर आपकी एनबीएफसी के पास में एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनानी है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी भी बनानी पड़ेगी, मैंडेटरी है। वापस बता दूं, अगर आपने कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी कर रहे हैं हम लोग, एनबीएफसी, कौन सी, जो कि एप्लीकेबल एनबीएफसी है हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ रहे हैं, तो अगर उन्होंने एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी बना रखा है, एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी बना रखा है, तब भी उनको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना है। एक्चुअली ऑलमोस्ट फंक्शन एक जैसा ही है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का आप जानते हैं ना मेजर क्या रोल है, कि जो प्रोडक्ट्स सर्विसेज एनबीएफसी दे रही है, ऑफ कोर्स लैंडिंग कर रही है, लोन प्रोवाइड कर रही है, राइट, तो इन दैट केस वो देखेगी कि इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, प्रॉपर्ली एग्जामिन करेगा, ऑलराइट, और फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकता है उसे कंसीडर करेगा। डिटेल में और बताऊंगा, देखो आओ। अब ये कहता है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, चीफ रिस्क ऑफिसर, ये अपॉइंटमेंट, इसका अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। क्या है, देखो आओ, विद इंक्रीजिंग रोल ऑफ एनबीएफसी इन द डायरेक्ट क्रेडिट इंटरमीडिएशन, सर क्या है, मतलब डायरेक्ट क्रेडिट इंटरमीडिएशन, मतलब जो फाइनेंस प्रोवाइड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ लोन, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ लोन। There is a need for NBFC to augment risk management practices, while board of NBFC should strive to follow best practices in risk management. NBFC with asset size more than 50 billion in categories, अब कोई सी भी कैटेगरी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, फैक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड शैल अपॉइंट सीआरओ। तो हम अभी जो ऊपर कैटेगरीज पढ़ के आए हैं, उन कैटेगरी में कोई सी भी कैटेगरी के अंदर अगर कितना साइज है उनका, एसेट साइज मोर देन 50 बिलियन, तो बोला क्या करना पड़ेगा आपको, चीफ रिस्क ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। सर ये भी कर देंगे। एंड सीआरओ इज रिक्वायर्ड टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली सो एज टू इंश्योर द हाई स्टैंडर्ड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। क्यों, कई बार क्या होता है, समझो इंडिपेंडेंसी का मतलब समझना, क्या होता है, सीआरओ जब अपॉइंट होता है ना, चीफ रिस्क ऑफिसर, अब मान लीजिएगा एक लोन का प्रपोजल है, इस प्रपोजल को अप्रूव करना है, अब मान लीजिएगा अप्रूव किया जा रहा है, लेकिन यहां पर हम जानते हैं कि यहां जब ये एनबीएफसी जहां ये प्रोवाइड कर रही है लोन ना, ये लोन दे रही है, वो कहीं ना कहीं एक रिलेटेड पार्टी है। क्या है, रिलेटेड पार्टी।
और डिफॉल्ट होने के चांसेस उसे सब दिख रहे हैं किसको, सीआरओ को, कि हाई रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कोलैटरल सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लैंडिंग्स की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं हाईली रिस्की हैं और वो रिलेटेड पार्टी को की जा रही हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं डेटा, ठीक है। अब सीआरओ है ना, सीआरओ अगर मान लीजिएगा बोर्ड से इन्फ्लुएंस हो रहा है मतलब वो अगर बोर्ड के कंट्रोल में है, समझ रहे हैं ना आप, तो इन दैट केस वो प्रॉपरली रिस्क एसेस नहीं कर पाएगा, नहीं एनालिसिस कर पाएगा और अपनी ओपिनियन भी नहीं दे पाएगा अगर वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, उसका डर है। क्योंकि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड के अप्रूवल्स होगा, उसको डर क्या है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा है तुम गड़बड़ किए ना, हमारी अप्रूवल्स को तुमने मतलब डिस्क्लोज कर दिया कि हाईली रिस्की को भी एनबीएफसीज ने फाइनेंस करा है, हाईली रिस्की था ये प्रोजेक्ट फिर भी कर दिया विदाउट कंसीडरिंग नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो ये सीआरओ को डर है कि भाई मेरे को निकालना दे, तो अपनी रिपोर्ट भी फेयरली दे रहा है। अब इसलिए कहता है इंपॉर्टेंट क्या है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो क्या कर सकता है, हाईएस्ट अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कर सकता है, ठीक है। चलिए अब क्या देखना, देखते हैं ध्यान से। NBS shall strictly adhere to following instructions in this regard। अब ध्यान सुनना बेटा, यही एक एग्जाम के अंदर एक पॉइंट बन सकता है। CRO shall be a senior official in the hierarchy of NBFC and shall have adequate professional qualification experiences in the area of risk management। जैसे एग्जाम्पल पे बताते हैं, आपने सुना होगा प्रोफेशन होता है एक्चुअरीज में बेसिकली क्या वो काम सिखाया जाता है, रिस्क को कैलकुलेट करना, रिस्क को एनालिसिस करना। हाँ समझ में आ रहा है, एक्चुअली खुद एक प्रोफेशन है, उसके अंदर सिखाया जाता है। एंड यू नो व्हाट, उसके लिए आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसका कोर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहता है वहाँ पे। सो रिस्क को कैलकुलेट करने का, अब अगर कोई एक्चुअरी है, उसने एक्चुअरीज की स्टडीज की हुई हैं, इन दैट केस वो यहाँ पर एलिजिबल होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस जो भी बता दूं आपको, एक्चुअरीज ये पॉइंट होते हैं। तो जो बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअरीज हो लो, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल इन हायरार्की, सीनियर इन ऑफिशियल मतलब सर है इन हायरार्की, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट, उसी कैटेगरी में उसको माना जाएगा। चीफ रिस्क ऑफिसर शैल बी अपॉइंटेड फॉर फिक्स्ड टेन्योर विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अब देखो मैंने बताया था ना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए लेकिन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, किस तरह का इंटरेस्ट अटैच नहीं है उसका। पता लगा एनबीएफसी उसका इंटरेस्ट ही अटैच है, या किसी जिसको एनबीएफसी फंड प्रोवाइड कर रही है उसके साथ उसका इंटरेस्ट अटैच है, तो ये तो गड़बड़ हो सकता है। तो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट पर्सन चाहिए। टेन्योर कैसा होगा, फिक्स्ड होगा, कौन बताएगा इसको, ऑफ कोर्स अप्रूव करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सीआरओ कैन बी ट्रांसफर रिमूव फ्रॉम द पोस्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टेन्योर ओनली विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड। अगर इसको रिमूव करने की बात आएगा, ये ट्रांसफर किया जाएगा फ्रॉम वन एनबीएफसी टू अनदर एनबीएफसी, मतलब आपकी ब्रांचेस से दूसरी ब्रांचेस में अगर भेजा जा रहा है तो भी वो बोर्ड के अप्रूवल से होगा। Then such premature transfer removal shall be reported to the department of, आपको कौन सा डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट, जैसे आरबीआई बता रहे हैं, यहाँ पे आरबीआई हमारे यहाँ पे। अब आरबीआई तो बेटा हर जगह घूमता नहीं रहेगा, तो आरबीआई की ब्रांचेस हैं अलग अलग, ठीक है, ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस के अकॉर्डिंग जिस भी जुरिडिक्शन में आपकी एनबीएफसी है, जहाँ आपका वो बिजनेस कैरी करने के लिए रजिस्टर्ड हुई है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, दिल्ली तो खैर आरबीआई मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। इन दैट केस जैसे जयपुर ही मान लेते हैं एक बार, जयपुर, ठीक है, दिल्ली में तो हो सकता है कहीं महाज्ञानी लोग मानेंगे, हाँ सर वहाँ तो है मेन आरबीआई एक्चुअली वहाँ मिल जाएगा। सुनो, जयपुर में जैसे आरबीआई की ब्रांच है और आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस है एनबीएफसी का, तो यहाँ पर वो इसको यहाँ रजिस्टर्ड होगी, ऑलराइट। अब रिपोर्टिंग करनी है तो उसका जो डिपार्टमेंट है एनबीएफसी का, कहाँ पर, आरबीआई की ब्रांचेस में, वहां उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। अगर वो प्री मैच्योर है, प्री मैच्योर केसेस में हो रहा है, प्री मैच्योर ट्रांसफर है, प्री मैच्योर रिमूवल है। Supervision of regional office of the bank under the whose jurisdiction the NBFC is registered. In case the NBFC is listed, then of course कोई भी नया आएगा, incumbency का मतलब कोई भी नया आ रहा है CRO, तो उसकी इंटीमेशन देनी पड़ेगी किसको, स्टॉक एक्सचेंजेस को। सर कितना सिंपल है, सुनो ना ध्यान से। CRO क्या होना चाहिए, सीनियर ऑफिशियल, ऑलराइट, having adequate experience and professional qualification, alright sir। अब कौन सा रिस्क मैनेजमेंट के अंदर उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड उसकी अपॉइंटमेंट जो होगी फिक्स्ड टेन्योर के लिए होगी। कौन अप्रूव करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर ट्रांसफर रिमूवल का बात होगा बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा। प्री मैच्योर अगर हो रहा है, प्री मैच्योर ट्रांसफर या रिमूव किया जा रहा है, तो डिपार्टमेंट जो कि यहाँ पे किसके हैं, नॉन बैंकिंग सुपरविजन के जो आरबीआई के रीजनल ऑफिसर्स हैं, उस रीजनल ऑफिसर्स में याद रखिएगा आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा। अगर एनबीएफसी लिस्टेड है तो जो इनकम्बेंसी मतलब न्यू सीआरओ कोई भी आ रहा है, एंड दैट केस उसकी भी इंटीमेशन आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंजेस को। सुनाई दे रहा है अच्छे से, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोर्ड शैल पुट इन प्लेस पॉलिसीज टू सेफगार्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ द सीआरओ। अब सीआरओ की इंडिपेंडेंस मतलब सीआरओ कहीं इंटरेस्टेड ना बन जाए, जिस लोन के प्रपोजल को अप्रूव किया जा रहा है उसमें कहीं ऐसा नहीं हो कि जो कौन सीआरओ खुद इन्वॉल्व हो,
या कोई रिलेटेड पार्टी हो या उसका कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन हो, तो ऐसे केसेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करते हैं, एक पॉलिसीज बनाते हैं ताकि अगर कोई भी सीआरओ किसी भी प्रपोजल में, प्रोजेक्ट्स में जो उसको फंडिंग प्रोवाइड की जा रही है, लोन्स दिए जा रहे हैं, अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसको डिस्क्लोजर किस तरह से देगा, इसके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं। तो कौन फ्रेम करेगा पॉलिसी, सेफगार्ड पॉलिसीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है सर। एंड सीआरओ शेल हैव डायरेक्ट रिपोर्टिंग लाइंस टू एमडी एंड सीईओ, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी ऑफ द बोर्ड। अब देखो उसके पास रिपोर्ट करना है तो डायरेक्ट रिपोर्ट कर सकता है किसी भी मैटर में, मतलब जहां वो रिस्क एवेल्युएट कर रहा होगा, एमडी को या देखिए सीईओ को एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को। इन केस सीआरओ रिपोर्ट एमडी एंड सीईओ, आरएमसी एंड बोर्ड शैल मीट द सीआरओ विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एमडी एंड सीईओ एटलीस्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। अब अगर ऐसा भी होता है कि मान लीजिएगा रिस्क जो भी वो एवेल्युएट करता है प्रपोजल्स को लेके, सारी उसकी रिपोर्टिंग में एमडी और सीईओ कर रहा है और रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को नहीं किया उसने, तो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वीक में क्वार्टर में एक बार उससे जरूर मिलेंगे, ऑलराइट, डिस्कस करने के लिए, बट उसमें एमडी और सीईओ नहीं होंगे उस मीटिंग में। जी हाँ, ताकि क्लैरिटी रहे और वो खुल के बता सके सीआरओ कि उसने किस किस मैटर्स पे रिपोर्टिंग किया एमडीज को, सीईओ को, और उनका क्या क्या रिस्पॉन्स रहे हैं। CRO shall not have any reporting relationship with the business verticals। business verticals का मतलब क्या है, NBFCs के अलग अलग कैटेगरीज है। मान लीजिए एक NBFC है, वो और भी 3-4 तरह का बिजनेस कर रही है, वो फैक्टरिंग का बिजनेस भी कर रही है, ठीक है, वो मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल फिनेंस भी प्रोवाइड कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, या कैपिटल फंड्स प्रोवाइड कर रही है कैपिटल गुड्स के लिए। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है समझना, ये बिजनेस वर्टिकल्स है, इन दैट केस अब वो अलग अलग में नहीं होगा, वो उसका काम अगर उसको फैक्टरिंग अगर कोई पर्टिकुलर कैटेगरी है ना तो वो उसी में ही रिपोर्टिंग करेगा और उसको कोई एक्स्ट्रा बर्डन मतलब कोई एक्स्ट्रा टारगेट भी नहीं दिया जाएगा। NBFC and shall not be given any business targets कि भैया आपको इतना अचीव करना है कि 500 करोड़ का बिजनेस वर्क करवाना है, ऐसा टारगेट भी नहीं दिया But there shall not be any dual heading, that is CRO shall not being given any other responsibility। मतलब उसको जो रिस्क एवेल्यूएशन काम दिया गया सिर्फ वही उसका वर्क होगा, उसके अलावा उसे कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाएगी। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। देखो, CRO shall be involved in the process of identification, measurement and mitigation of risk। अब उसका काम ही क्या मेन यार, आइडेंटिफाई करना क्या रिस्क कहाँ का इन्वॉल्व है। जैसे मैंने कहा, अभी मान लीजिएगा, अभी हमने बीच में सुना जैसे वॉर हो गया 2 कंट्रीज के बीच में, उसका इंपैक्ट इंटरनेशनल मार्केट पे पड़ता है और इंटरनेशनल मार्केट में पर्टिकुलर किसी कमोडिटी पे पड़ रहा है, जो कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज होती है, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। अब अगर उसको लग रहा है कि हमने यहाँ रुपी के प्राइसेस में डिफरेंसेस आ सकते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट हाई हो सकती है, तो ऐसे फैक्टर्स को क्या करेगा, आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे एक और हमने कोविड के एग्जांपल में देखा था कि कोविड के टाइम पीरियड के अंदर कई सारे ऐसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी जो अपने लोन्स की रिपेमेंट नहीं कर पा रही थी। अब ये याद रखो, रिस्क मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है, बट ऐसे केसेस में जब हम सीआरओ का बात करेंगे तो सीआरओ इस चीज को इवैल्यूएट करेगा कि रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसे केसेस में एनपीएस बढ़ सकते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो सीआरओ क्या करेगा, रिस्क को आइडेंटिफाई करेगा, मेजर करेगा कि अब मेजर का मतलब होता है कि एक्चुअली ये रिस्क है भी या नहीं, ये अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अगर मान लीजिएगा हम बात करें, अगर इकोनॉमिकली अगर ध्यान से देखा जाए, अगर इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ता है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट हाई हो गया है, बट उसका इंपैक्ट किसी भी बिजनेस, मान लीजिएगा वॉर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो गया है, बट उसका इंपैक्ट इंडिया पे नहीं ऐसा है, इंडियन इकोनॉमी पे ऐसा उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो कहीं ना कहीं जो बोरोअर्स हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, उनका टारगेट क्या रहेगा, यार इट्स बेटर कि फंड कहाँ से रेज किया जाए या कहाँ से लोन लिया जा सकता है, इंडिया से लिया जा सकता है। तो वो लोग ये इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वही अगर आइडेंटिफाई कर रहा अपने रिस्क, बट वो रिस्क कैसे एक अपॉर्चुनिटी के फॉर्म में भी हो सकता है। बात पकड़ में आ रहा है? तो रिस्क को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और मिटिगेशन ऑफ रिस्क, और रिस्क को कैसे कम किया जाए। सर रिस्क कैसे कम किया जाता है, जैसे आपने सुना होगा हेजिंग की जाती है। हेजिंग का मतलब जैसे आप समझिएगा, हेजिंग करने के लिए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में डील की जाती है, जिसे हम बोलते हैं ऑफ बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट्स। ऑफ बैलेंस शीट का मतलब जैसे मान लीजिएगा इंटरेस्ट रेट आपको पता है अप एंड डाउन,
कभी ऊपर, कभी इंटरेस्ट रेट नीचे, ऐसे हल्का फुल्का ऐसे चार्ट सब समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब इंटरेस्ट रेट तो मोमेंटम में है, मतलब कभी हाई होती है कभी कम होती है, लेकिन हमको तो क्या है, स्टेडी इनकम चाहिए, मतलब इन्वेस्टर्स को स्टेडी इनकम चाहिए। अब जब अगर इंटरेस्ट रेट बहुत लो हो रहा है या हाई हो रहा है, ऐसे केसेस में याद रखिएगा क्या किया जाता है, हैजिंग की जाती है। आपने शाम सुना भी होगा, हैजिंग की जाती है। हैजिंग करके क्या होता है, डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ऑप्शन है, फ्यूचर है। फ्यूचर किसके अंदर, डेजिनेटेड करेंसी में, डेजिनेटेड करेंसीज के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस को परचेस करना, या इंटरेस्ट रेट को ही, इंटरेस्ट रेट को ही परचेस करना, इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स में, इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना, ताकि वो क्या करे, उस इंटरेस्ट रेट में होने वाले फ्लक्चुएशंस को हैजिंग से थ्रू बचाए। अगर मान लीजिएगा पर्टिकुलरली अगर इंटरेस्ट रेट इंटरनेशनल मार्केट में डाउन होता है तो आपको भी मैनेज करना है, तो उससे इम्पैक्ट तो बिजनेस पड़ेगा। बट ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जो कि एप्लीकेबल अलाउड इन्वेस्टमेंट्स है, लाइक मैंने कहा डेरिवेटिव्स, डेजिग्नेटेड करेंसी डेरिवेटिव्स, ऑप्शन, फ्यूचर्स जो अलाउड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करके उससे प्रोटेक्ट करने के तरीके से क्या हो रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। जो लोग पहले मेरे से पढ़े हैं ना, वो लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं अगर आया है, इसके बारे में तुम कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्टिकुलरली सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ना कि 9 का व्हाट्सएप पर क्वेरी, मैं उसको आंसर करूंगा, ठीक है। अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा कहीं तो, ठीक है सर। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, और फिर मिटिगेशन कैसे कंट्रोल किया जाए उसको, ठीक है, कम किया जा सके। ऑल क्रेडिट प्रोडक्ट्स रिटेल और होलसेलर शैल बी वेटेड बाय द सीआरओ फ्रॉम द एंगल ऑफ इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क। अब ये है कि भैया अगर आप किसी भी, मान लीजिएगा आप किसी भी तरीके से आप लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको है ना इवैल्यूएट और एग्जामिन करेगा सीआरओ कि एक्चुअली ये सही है या नहीं, इसमें कितना रिस्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि अगर मान लीजिएगा गोल्ड के अगेंस्ट लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, अब एक स्कीम बनाई है कि गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाएगा, तो गोल्ड यहां पर ये कंसीडर किया जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के अंदर कितनी फ्लक्चुएशंस होती हैं। वापस समझना, अगर मान लीजिए 100 रुपए का लोन दे रहे हैं, इतना कम होगा नहीं, बता रहा हूं, ठीक है, 100 करोड़ मान लेते हैं, 100 करोड़ का लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, उसका अगेंस्ट अगर गोल्ड रखा गया है, तो गोल्ड कितना परसेंटेज होना चाहिए अगेंस्ट 100 करोड़, 110%। 110% अगर है तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उसके ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर फ्यूचर में डिफॉल्ट होता है तो उसको सेल आउट करने के राइट्स हैं नहीं है किसको, गोल्ड के। ये सारी एस्पेक्ट्स को कंसीडर करेगा, ठीक है। तो कोई भी प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो भी लोन फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रही है, उसको यहाँ पर वेटेड मतलब एग्जामिन करेगा सीआरओ, ठीक है सर। एंड सीआरओ रोल इज डिसाइडिंग द क्रेडिट प्रपोजल शैल बी लिमिटेड टू द, आप ये इंपॉर्टेंट बात है, वो कहता है जी इसका लेकिन रोल कैसा रहेगा, लिमिटेड टू एज एन एडवाइजर। सीआरओ इन डिसाइडिंग क्रेडिट प्रपोजल्स, मान लीजिएगा एक कंपनी है रिलायंस कंपनी ने एनबीएफसी, मान लीजिए एनबीएफसी इंफ्रा, जो इंफ्रा में लोन प्रोवाइड करती है, तो रिलायंस कंपनी ने इंफ्रा एनबीएफसी से लोन के लिए बात करी। अब इसको लोन देना है नहीं देना है, याद रखिएगा इसमें जो सीआरओ है, चीफ रिस्क ऑफिसर, एज अ एडवाइजर काम करेगा। ऐसा नहीं है कि इसने कहा और मानना ही पड़ेगा सकेना, नहीं, ये एडवाइजर काम करेगा। प्रपोजल्स है ना ये, ऑलराइट, लोन प्रपोजल में, तो एज अ एडवाइजर काम करेगा। ऑलराइट सर, नाउ एनबीएफसी दैट फॉलोज द कमिटी अप्रोच इन क्रेडिट सैंक्शन। अब मान लीजिएगा यही हमने अभी एग्जांपल में देखा कि रिलायंस कंपनी ने अप्लाई किया हुआ है, ऑलराइट सर, किसके लिए, लोन के लिए, और उसके अंदर उसको उस लोन को अप्रूव कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये कमेटी, कौन सी कमेटी बेटा, जो यहाँ पर क्रेडिट को अप्रूव करेगी, प्रपोजल प्रोसेस फॉर हाई वैल्यू प्रपोजल। एंड इफ सीआरओ इज वन ऑफ द डिसीजन मेकर इन द क्रेडिट सैंक्शन प्रोसेस, CRO shall have voting power and all members who are part of the credit sanction process shall individually and severally liable for all aspects including the risk perspective related to the credit proposals। ध्यान सुनना वापस से। अब जैसे रिलायंस कंपनी ने इधर अप्लाई किया, ठीक है, अब ये जो लोन इसको दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, ये कमेटी में जाएगा मामला, जो इसकी कमेटी होगी, लोन अप्रूवल कमेटी। अब लोन अप्रूवल कमेटी के सीआरओ खुद भी एक मेंबर है, तो इसके पास भी वोटिंग राइट्स होंगे यहाँ पर। एंड सर ये भी कहता है जो इसका मेंबर लोग है प्लस सीआरओ इंडिविजुअली एंड सेवरली लायबल होंगे ये क्रेडिट प्रपोजल्स के लिए, जो भी उसके कॉन्सिक्वेंस राइज होंगे कि अगर इस कमेटी ने अप्रूव किया था और ये डॉक्यूमेंटेशन कंफर्म नहीं की थी, ढंग से कंसीडर नहीं किया था, उसमें गड़बड़ की थी, तो ये लोग लायबल भी होगा। सो इतना सारा याद कैसे करेंगे मेरे बच्चों, कहाँ ज्यादा है तुम सोचो।
ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं और वो भी डिटेल में समझा की कोशिश करी है मैंने आपको, ताकि अच्छे समझ में आता है। पहले में उसका एडिक्वेट क्वालिफिकेशन एंड सीनियर ऑफिसर होगा, सीनियर ऑफिसर। ऑलराइट, पहले हमने पॉइंट में ये डिस्कस किया। अपने मॉड्यूल में ऐसे बनाइए, इसको हाईलाइट कर लीजिए अलग से। फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट होगा, बाय द बोर्ड होगा, ठीक है। ट्रांसफर रिमूव हो सकता है। पीजी मैच्योर होगा तो उसकी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन ऑफ नॉन बैंकिंग को आपको रीजनल ऑफिसर्स जो हैं वहां पर आपको इंटीमेशन देंगे। ऑलराइट, एंड पॉलिसीज होंगी, सेफगार्ड पॉलिसीज, वो बोर्ड अप्रूव करेगा, ठीक है सर। और वो रिपोर्ट करेगा किसको, एमडी को, सीईओ को एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को। अगर अलग से करता है, सिर्फ एमडी और सीईओ को ही करता है, तो उसके बाद में क्वार्टरली बेसिस पर रिस्क मैनेजमेंट कमेटी और बोर्ड उससे मिलेंगे। किससे, सीआरओ से। क्या हो रहा है यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, आइडेंटिफाई करना, मेजरमेंट करना, मिटिगेशन ऑफ द रिस्क, जिसका खास रोल है। अगर ये पार्टिसिपेट करता है, मतलब अगर ये मेंबर है किसी कमेटी, रोल अप्रूवल कमेटी के अंदर, तो भैया आपके पास वोटिंग राइट्स होंगे। अब यहाँ आता है फिट एंड प्रॉपर पर्सनल क्राइटेरिया। मतलब अब ये यहाँ जो सिस्टमेटिकली, मतलब जो हम बात कर रहे हैं एनबीएफसीज, एप्लीकेबल एनबीएफसीज जो हमारे टॉपिक में चल रही हैं अब तक, बोला उनके लिए डायरेक्टर लोग आप अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो इनका फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया आपको फॉलो करना है। बोला साहब ठीक है, क्या करेंगे, देखो। All applicable members shall policy in put place with the approval of the board of directors for ascertaining the fit and proper criteria of the directors at the time of appointment and the containing basis. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल से क्या बनेगा, फिट एंड प्रॉपर पर्सनल क्राइटेरिया, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तुमसे, यू नो, आयुर्वेदिक गाइडेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये किसके अप्रूवल से होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अप्रूवल से। वो कैसे होगा, एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड आफ्टर दैट, जैसे हमने यूजुअली डिस्कस किया था, इससे पहले भी डिस्कस किया हुआ है मेरे बच्चों, याद करो। Obtain a declaration undertaking from the directors giving additional information of the on the directors. Of course, declaration लेना पड़ता है, undertakings लेनी पड़ती हैं। Covenant, obtain a deed of covenant, मतलब वे डायरेक्टर जो है आपका अपॉइंट हो रहा है, उसके बीच में जो एग्रीमेंट होगा एनबीएफसी एंड डायरेक्टर बीच, एग्रीमेंट जिसको अपॉइंटमेंट किया गया है, अपॉइंटमेंट का। एंड फर्निश टू अ बैंक क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑन चेंजेस ऑफ डायरेक्टर, certificate from the MD of the applicable NBFC fit the proper criteria selection of the director has been followed। मतलब अगर कोई डायरेक्टर चेंज हुआ है तो उसका सर्टिफिकेट, देखिए सर्टिफिकेट कौन देगा, एमडी, एनबीएफसी के एमडी। किसको देगा, जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं बैंक के, उनको स्टेटमेंट देगा। कब देगा, विद इन 15 डेज। देखो, रीजनल ऑफिसर डिपार्टमेंट नॉन बैंकिंग सुपरविजन ऑफ बैंक, बैंक यहाँ पे बार बार बोल दूं, किसको बोल रहा है, आरबीआई। Where the company is registered within 15 days of the close of the respective quarter, the statement submitted by applicable MC for the quarter ending 31st March shall be certified by the auditor। अब ध्यान सुनना एक बार, आप ध्यान सुनो। अगर कंपनी में ना, एनबीएफसी में, एनबीएफसी कौन सी हमारी, एप्लीकेबल एनबीएफसी में डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, कोई एक डायरेक्टर ए था, अब ए की जगह बी आ गए हैं, तो ये चेंजेस हुए, याद रखना चेंज हुआ है, इसकी इंटीमेशन देनी है आपको। सर कौन देगा, मैनेजिंग डायरेक्टर देगा, मतलब सर्टिफिकेट देगा इसका, क्लियर देगा। ऑलराइट सर, आप क्या करा है, जब बी आ गया है तो ये बताया जाएगा, एमडी बताएगा कि बी ने ना फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ठीक है। एंड ध्यान सुनते जाना, करते जा रहा है। एंड ये किसको जाएगा, जो डिपार्टमेंट हमारे सुपरविजन ऑफ नॉन बैंकिंग रीजनल ऑफिसर्स ऑफ आरबीआई, वहां पर बताना है। कब बता देना है, बोला इसकी डिटेल आप देंगे हमको एवरी विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ रेस्पेक्टिव क्वार्टर। रेस्पेक्टिव क्वार्टर का मतलब है जिस भी क्वार्टर में ऐसा हुआ उसका 15 डेज का अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर उसके अलावा कह रहा है, अगर ये क्वार्टर आपका 31 मार्च वाला आ गया, मतलब ऑफकोर्स 4 क्वार्टर है, लास्ट वाला क्वार्टर आ गया, उसमें अगर ऐसा हुआ है तो उसको लास्ट में फिर ऑडिटर के थ्रू ऑडिट सर्टिफाइड करना जरूरी है, ठीक है। क्लियर है, आई होप ये भी एकदम क्लियर होगा मेरे बच्चों को, ठीक है सर। अब देखो यहाँ खतरनाक वाली बात, provided that bank if it deemed fit in public interest resolves the right to examine the fit and proper criteria of directors any NBFC irrespective of the size of the, मतलब बाहर में जाए तुम्हारा साइज क्या हो, 500 नहीं है ना, 400 200 300 है ना, इससे कम चलेगा भी नहीं, ठीक है। मिनिमम 100 तो होता ही है। तो बोला तब भी यहाँ पे रखेगा, आरबीआई के पास पावर है कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया बता सकते हैं डायरेक्टर के लिए क्या होगा। क्या हो रहा है, आरबीआई के पास पावर है कि डायरेक्टर्स चाहे वो एप्लीकेबल एनबीएफसी हो या ना हो, उसके पास पावर है कि वो फिट एंड प्रॉपर पर्सनल क्राइटेरिया अलग से भी बता सकता है। और सर डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी, अब देखो, ऑल एप्लीकेबल एजेंसी शैल पुट इनटू द बोर्ड
up to the board of director at regular intervals क्या चीज रखना है? Progress made in putting in place a progressive risk management system and risk management policy and strategy followed by NBFC. ये तीन एस्पेक्ट्स आपको क्या करना है? डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी रखनी है विद द बोर्ड का मतलब रेगुलर बेसिस पे देना पड़ेगा. क्या क्या? प्रोग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी फॉलोड बाय एनबीएफसी. ऑल इट्स सर ये है क्या? पूरा डिटेल में ना इनके ऊपर चैप्टर में ही डिस्कस करूंगा, बताऊंगा अच्छे से, ठीक है? घबराने का नहीं, रिस्क से ही सारा खेल है. एक्चुअली एनबीएफसी में प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा चिंता है एनपीए का. और तब तक अगर प्रॉपर्ली देखा नहीं जाए कि यू नो व्हाट, जहां रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड यू नो व्हाट उसको मेजर करना और फिर उसको मिटिगेट करना, प्रोसेस जो बताया गया है उसे फॉलो नहीं किया जा रहा है प्रॉपर्ली, तो ऑफ कोर्स एनबीएफसी कैसे सर बिजनेस कर सकता है? तो सी के लिए क्या बनाया था? प्रोग्रेसिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? देन रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज, conformity with the corporate governance standards, that is composition of various committees की, जैसे बोला आपको ऑडिट कमेटी बनाना पड़ेगा, नॉमिनेशन कमेटी बनाना पड़ेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा. तो इसके लिए डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर आपको देने पड़ेंगे. Their roles and functions, periodicity of their meetings, and the compliance with the coverage and review of the functions of such committees. All right sir. The corporate governance practices और standards को follow कर रही है नहीं कर रही है, इस बात की conformity दे. Applicable NBFC also disclose the following in their annual financial statement. ये क्वेश्चन छोटी सी बन सकती है 4 मार्क्स के लिए कि क्या क्या डिस्क्लोजर्स एप्लीकेबल एनबीएफसी को अपने फाइनेंशियल या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने पड़ेंगे. जैसे आप देखो, ध्यान सुनना आओ. Registration, license, authorization by whatever name called, obtained from the other financial sector regulator. Other financial sector regulator, for example, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड वाली एनबीएफसी, आप तो जानते हैं ना, ये लोग रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड विद आरबीआई, ठीक है? और इनको रेगुलेट किसमें होती है? रेगुलेट होती है अंडर आरबीआई एक्ट 1934, इसमें रेगुलेट होती हैं. अब लेकिन ये क्या कर रही है? स्पॉन्सर कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड. इसके लिए मैंडेटरी है कि इसको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा विद द सेबी. तो अगर आपने ऐसी एनबीएफसी जो कि रजिस्टर्ड है विद द सेबी, उसका अदर सेक्टर रेगुलेटर जो है फाइनेंशियल रेगुलेटर है, ठीक है? तो इसने क्या रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है उसकी डिटेल दीजिएगा. तो उसको कहां देना है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपना रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ऑथराइजेशन आपको देना पड़ेगा. Rating assigned by crediting agencies and migration of rating during the year. अब इस एनबीएफसी को रेटिंग कितना दिया गया है बाय क्रेडिटिंग एजेंसी, और माइग्रेशन मतलब कोई चेंजेस हुए ड्यूरिंग द ईयर तो उस चेंजेस को भी बताना पड़ेगा आपको. कहां पर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. पहला समझ में आ रहा है? रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, ऑथराइजेशन. अगर किसी अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर ने उसको रजिस्टर्ड किया हुआ है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, और वो जब होगा जब आप उसके रेगुलेटर में किसी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं. दूसरा, आपको क्रेडिट रेटिंग बतानी है और कोई माइग्रेशन हुए हैं तो उसको बताना पड़ेगा. पेनल्टीज अगर लगाई गई हैं बाय एनी रेगुलेटर, जैसे सेबी ने लगाई पेनल्टी, आपने कंप्लायंस नहीं किया, फुलफिल नहीं किया हुआ है, या नॉन कंप्लायंस लिस्टिंग एप्लीकेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कह लो डीआर के, तब भी तो उसका डिटेल बताइएगा. इन्फॉर्मेशन नेमली एरिया, कंट्री ऑफ ऑपरेशंस, कहाँ का बिजनेस कर रही है, जॉइंट वेंचर, पार्टनर्स, जॉइंट वेंचर्स और ओवरसीज सब्सिडीज, पूरा डिटेल दीजिएगा हमको एनुअल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इस एरिया में बिजनेस कर रहे हैं. कंट्री कौन सा है? कंट्री ऑफ ऑपरेशंस. जैसे मान लीजिएगा लंदन में भी बिजनेस कर रही हैं, या यू लंदन में ना कर रही हैं, या एग्जांपल देके बता रहे हैं सिंगापुर में कर रही हैं. एरिया ऑफ ऑपरेशंस इस कंट्री में कर रहे हैं, आप बताइएगा. जॉइंट वेंचर्स हैं तो सब्सिडीज हैं, तो ओवरसीज सब्सिडीज है और ओवरसीज जॉइंट वेंचर्स हैं, वो भी बताइएगा. assets, liability profile, extent of financing of parent company products, extent of financing parent company product. अगर parent company के products को finance किया हुआ है तो कितना किया हुआ है उसका डिटेल बताइए. NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितना है आपका. मूवमेंट ऑफ NPAs, मूवमेंट ऑफ NPAs का मतलब बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, उसका डिटेल दीजिएगा कि पहले के कंपैरिजन 4% इंक्रीज हुई या कंपैरेटिवली प्रीवियस ईयर 4% डिक्रीज हुई है, उसको बताना है. ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, बैलेंस शीट एक्सपोजर्स मतलब जिसमें मैंने बताया हैजिंग करना, ऐसे जैसे मैंने बोला डेजिग्नेटेड करेंसी में इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर इनमें इन्वेस्टमेंट्स है ताकि हैजिंग करने के लिए. तो ये बैलेंस शीट में शो नहीं किए जाते हैं क्योंकि एक्चुअली ये उसके कोर बिजनेस एक्टिविटी नहीं है बेसिकली एनबीएफसीज की, ये सिर्फ हैजिंग पर्पस से यूज किया जाती है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. Structure products are issued by also securitization,
असाइनमेंट ट्रांजेक्शंस एंड अदर डिस्क्लोजर्स। तो ये जो मैं बता रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं आपको ये जो बता रहे हैं आपको याद रखिएगा, ये एनबीएफसी को अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देना है। याद रखिएगा, मैं फिर क्लियर कर दूं बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, आपसे कंप्लायंसेस ही पूछ सकता है कि क्या क्या कंप्लायंसेस देने होंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एप्लीकेबल एमडीएस को। ऑलराइट, चलिए अब यहां पे अगर ध्यान से देखें, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, कहता है रोटेशन ऑफ पार्टनर ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द फर्म, कहता जी 3 ईयर के लिए ही पार्टनर रोटेट होंगे। मतलब समझना, अपॉइंटमेंट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, पार्टनरशिप फर्म जो यहाँ पर है उसके पार्टनर्स की हम बात कर रहे हैं, वो रोटेट 3 ईयर के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब 3 साल तक हो सकते हैं, 3 साल के बाद मतलब सब 3 साल कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद फिर 3 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, फिर वापस से वो 3 साल के बाद अपॉइंट हो सकते हैं। ये रोटेशन मैंडेटरी है। देखो, ऑल एप्लीकेबल एनबीएफसी शैल रोटेट द पार्टनर, अब देखो पार्टनर और पार्टनर्स, ठीक है, ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स कंडक्टिंग द ऑडिट every 3 years, so that the same partner shall not conduct audit of the company continuously for more than period of 3 years. However, partners so rotated shall be eligible for conducting the audit of the applicable NBFC after an interval of 3 years. बात समझ में आ रहा है? If the applicable NBFC अगर लगता है NBFC तो उसको वापस रख सकता है। Applicable NBFC shall incorporate appropriate terms of letter of appointment. Terms of letter of appointment होता है जो उसको ऑडिट वर्क दिया जा रहा है, वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट में लिखा जाएगा, ठीक है, of the firm of auditor and ensure its compliances. समझना ध्यान से क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिएगा एक एनबीएफसी, जैसे श्री राम फाइनेंस मान लीजिएगा, मुथूट फाइनेंस है, ऑलराइट, बहुत सारी हैं, हम भी तो सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल देने के लिए बोले हैं। अब एक एनबीएफसी है, इसके अंदर ANB एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के मान लीजिएगा 7 ऑडिटर्स हैं, ठीक है, उनमें से ये लोग क्या कर रहा है, 7 में से मान लीजिएगा यहाँ पे जो सर्विसेज दे रहा है वो कंडक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल 5 ऑडिटर अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना सर्विसेज दे रहा है। इनमें तो ये लोग जो दे सकता है ना सर्विसेज, अपना पार्टनर और पार्टनर्स बोले हैं, ठीक है, ये सर्विसेज दे सकता है कंटिन्यूसली 3 ईयर तक ऑडिट कर सकता है उसका। 3 ईयर के बाद में याद रखिएगा 3 ईयर तक कंटिन्यूस 3 ईयर तक कूलिंग पीरियड रहेगा, ठीक है, कूलिंग पीरियड रहेगा। कूलिंग पीरियड का मतलब ये सेम पार्टनर जो है 3 साल तक कंटिन्यूस इसकी ऑडिट नहीं कर सकता, बट आफ्टर दिस पीरियड कूलिंग पीरियड अगेन वो उस एनबीएफसी के अंदर एज अ ऑडिटर वापस अपॉइंट हो सकता है। मतलब पार्टनर किसका, सेम ऑडिटर, मतलब कौन सा होगा, सेम पार्टनर ऑडिटर, वो आके वापस ऑडिट कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी चाहेगा तब, जरूरी नहीं जबरदस्ती आके बैठेगा। ऑलराइट, फ्रेमिंग ऑफ इंटरनल गाइडलाइंस। अब देखो बोर्ड को कहता है कि भाई आप चाहो ना, ये फिट एंड प्रॉपर पर्सन क्राइटेरिया जो हमने अभी तक पूरा पढ़ा, इंटरनल गाइडेंस के लिए पढ़ा, बोले जो हमने बताई है अब तक, जो आगे के मास्टर डायरेक्शंस में हैं, गाइडलाइंस हैं, वो तो आपको फॉलो करनी है। इसके अलावा और बेटर भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। किसको बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। Applicable NBFC shall frame their internal guidelines on corporate governance with approval of board of director enhancing the scope of guidelines without sacrificing the script underlying above the guidelines। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ऐसी इंटरनल गाइडलाइंस बना रहे हो ताकि ऊपर वाली जो हमने अब तक पढ़ी है, मतलब यहाँ पे जितनी हमने पढ़ी है, चाहे वो ऑडिट कमेटी हो, नॉमिनेशन कमेटी हो, या सीआरओ की अपॉइंटमेंट को लेकर हो, उसके रोल को लेकर हो, ठीक है, वो उसे कहीं ना कहीं आपको हटाना पड़े, हटा दें और अपनी बनाई हुई आप इस्तेमाल करना लग जाए। बेटर क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑलराइट, अपग्रेड लेवल पर दे सकते हैं, डिग्रेड नहीं कर सकते आप, जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। Without sacrificing the spirit underlying above guidelines, and it shall be published on the company website if any for the information of various stakeholder, ताकि हर एक स्टेक होल्डर को जानकारी मिल जाए कि इंटरनल गाइडलाइंस ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारी एनबीएफसी इस तरह से फॉलो कर रही है। माय लवली स्टूडेंट्स, मैं बता दूं यार, ये 4 नंबर से 5 नंबर से कम का क्वेश्चन नहीं है, सो इसे अच्छे से समझ में उम्मीद कर रहा हूँ आ गया होगा। और फिर भी क्वेरी रह जाती है, डाउट रह जाता है, तो नॉट टू वरी अबाउट इट। NRK9 का व्हाट्सएप नंबर है ना, वहाँ आराम से पूछो, ठीक है, और टेस्ट के लिए रेडी रहो। ऑलराइट, गुड बाय, टेक केयर।